भारत विभिन्न संसाधनों वाला देश है। इसके उच्चावच, शैल, जलवायविक दशाओं की विविधता देश में पाई जाने वाली मिट्टी, पौधा, जीव जंतु, खनिज की अनेक रूपता में भी परिलक्षित होती है। भारत में जो ये विविधता देखने को मिल रही है, प्राकृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता, ये सब निर्धारित करती है कि यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जा सकते हैं। पौधों की प्रजातियों को भी निर्धारित कर रहा है, मिट्टियों को भी निर्धारित कर रहा है ना। साथ ही साथ ये जो भौगोलिक विविधता है, ये यहाँ के खनिज संसाधन क्षेत्र को भी निर्धारित कर रहा है। ठीक है। प्रकृति के इन उपहारों का उपयोग विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इसमें कुछ संसाधन सीमित है, मतलब एक बार समाप्त हो जाए तो पुनः उनकी पूर्ति शीघ्र नहीं हो सकती, मतलब जैसे खनिज हैं। दूसरी ओर है जल और वन, ये सब नवीकरण हो सकता है इन सबका, लेकिन जिस दर से हम कुछ संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उससे उनके शीघ्र ही समाप्त होने की संभावना भी है। इसलिए इन संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना जरूरी है, ताकि उपयोग हेतु अधिक लंबे समय तक उपलब्ध हो सके। बात करेंगे मिट्टी की। मिट्टी को भी निर्धारित करने में भौगोलिक विविधता का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है। और मिट्टी क्या करती है, देश के मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन लाती है। ठीक है। सिंपल सा समझो, अगर गर्मी में आप बहुत थके हारे से हैं, धूप में चलते हुए आए हैं, कहीं आपको थोड़ा सा नमी वाली मिट्टी मिल गई, मान लीजिए आप रेगिस्तानी क्षेत्र से आ रहे थे, कहीं पर आपको जलोढ़ टाइप की मिट्टी दिख गई, मिल गई रास्ते में, तो आपको एक सुकून का अनुभव होता है वहां पर पहुंचकर। बात समझे ना, क्योंकि उसमें नमी भी होती है, वो ठंडक भी देने का काम करती है। ठीक है। ऐसे आप अनुभव कभी किए होंगे गर्मी में, कभी स्कूल जाते समय या कहीं से आते समय आपने ऐसा अनुभव कर लिया होगा। ठीक है। मिट्टी जो कि अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि हम अपना भोजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी से प्राप्त करते हैं। गेहूं, चावल, मोटे अनाज जैसे धान्य, दालें, तिलहन, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल, ये सब हम मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। अन्य भोज्य पदार्थ जैसे अंडा है, मांस है, दूध, पशु उत्पाद, लेकिन ये पशु भी घास और चारा खाते हैं, और फिर वो हमें ये सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। भोजन के अलावा इमारती लकड़ी मिलती है, रेशे, जड़ी बूटी, औषधीय पौधे भी हमें मृदा से ही प्राप्त होते हैं। मिट्टी के कई सारे प्रकार हैं। मिट्टी के प्रकार में देखें तो एक मिट्टी आप देखते हैं जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी को भाई दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। ठीक है। इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, याद रखना है। ये देश के करीब 40% भाग पर पाई जाती है। 40% भाग पर पाई जाती है। और अगर देखा जाए तो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में मिलती है, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। ये कैसे निर्मित होती है? नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव के माध्यम से इस मिट्टी का निर्माण होता है। और ये हम भारत के उत्तरी विशाल मैदान में ये चीज़ देख सकते हैं। मतलब अगर बोला जाए तो पंजाब से लेकर आसाम तक इस मिट्टी को हम देख सकते हैं। इसके अलावा नर्मदा वाले क्षेत्र में भी, नर्मदा है, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है भारत के उत्तरी मैदान। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के डेल्टा वाले प्रदेशों में मिलती है। जो प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा वाले भाग हैं, उसमें कौन सी नदी आ रही है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियां, साथ ही साथ नर्मदा और ताप्ती के क्षेत्र में। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में पाई जाने वाली अधिक महीन या अपेक्षाकृत नई जलोढ़क जो मिट्टी होती है, उसको हम कहते हैं खादर। है ना, खादर मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की है। कौन कौन सी? खादर और बांगर। खादर क्या है और बांगर क्या है? खादर का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नदी के बाढ़ का पानी साल दर साल पहुंचता रहता है और मिट्टी के नई नई परतों को बिछाता चला जाता है। ठीक है। याद रखना है, खादर मिट्टी जो होती है भाई कैसी होती है? उपजाऊ भी होती है, नमी धारण करने की इनकी क्षमता भी बांगर की अपेक्षा अधिक होती है। बांगर मिट्टी क्या है? ये थोड़ा सा ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वो बांगर मिट्टी कहलाती है। ये कम उपजाऊ होती है, इनमें नमी धारण करने की क्षमता भी बहुत कम ही पाई जाती है। ठीक है ना, याद रखना। ये हो गए खादर। जलोढ़ मिट्टी में तीनों रूप देखने को मिलते हैं मिट्टी के। कौन कौन से? एक होती है मृतिका, एक होती है गाद, और एक होता है कौन सा?
गाद भी मिलता है। तो इसमें जो बालू होती है वो कितने परसेंट होती है? तो बालू आप देखेंगे तो ये मिलेगी आपको 40%। 40% आपको बालू मिलेगी, बालू के कण। 40% आपको इसमें मृत्तिका देखने को मिल जाएगी। और गाद का कितना हिस्सा होगा फिर? 20% हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, ये तो पेपर में भी पूछा गया है भाई, तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जो मृदा अपेक्षाकृत पुरानी मोटी होती है उसको वो जलोढ़क, मोटी जलोढ़क से बनी होती है, वो होती है बांगर। ये नदी घाटियों के ऊपरी भागों में मिलती है। ठीक है, ये याद रखना है। एक अब इसमें एक चीज याद रखना है, इनका निर्माण हो रहा है, हमने बताया आपको कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब हो सकता है हिमालय और प्रायद्वीप द्वारा प्राप्त मलबा और अपसारी सागर, अपसारी सागर जैसे शब्द का भी आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा छोड़े गए गाद से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना, इनका रंग कैसा होता है? जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? इनका रंग होता है, ये क्योंकि पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, भस्मी धूसर, भस्मी धूसर होते हैं ये, पहली चीज ये याद रखना है, भस्मी धूसर होते हैं। इनका जो गठन होता है वो कैसा होता है? गठन होता है इनका रेतीले से गाढ़े दोमट जैसा इनका गठन होता है। ठीक है, इनमें क्या क्या अधिकता किसकी कमी पाई जाती है? तो आप प्रचुरता की बात जब करेंगे तो प्रचुरता में देखेंगे आप, तो इसमें पाया जाएगा पोटास। ठीक है, पोटास है, फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड इसमें पाया जाता है, इसमें चूना पाया जाता है, जैव पदार्थ मिलता है, जैव पदार्थ और जैव पदार्थ इन सब की प्रचुरता है। तो कमी किसकी होती है? इसमें कमी होती है ह्यूमस की। भारत की लगभग मिट्टियां ऐसी हैं जिनमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नॉर्मल आप याद रखना कि भारत की मिट्टियों में ह्यूमस की कमी पाया जाना एक स्वाभाविक। ठीक है, क्या चीज? क्यों नहीं पाई जाती ह्यूमस? जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों की वजह से ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है और कमी भी होती है। क्या किया जाता है यहाँ पर? फलीदार फसलों की खेती से नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, फलीदार पौधों की खेती से नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, आपको ये याद रखना है। इसमें हमने बताया ही है, बालू पाई जाती है 40%, 40% मृत्तिका, गाद मिलता है 20%, ये आपको पता है। नवीन जो खादर होती है इसके बारे में बताए थे, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। जो बांगर होती है जिसको प्राचीन जलोढ़ बोला जाता है, इसको नवीन जलोढ़ भी कहते हैं और इसको प्राचीन जलोढ़ भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन जलोढ़ क्या है? इसका जब रंग देखेंगे ना, रंग कैसा होता है? गहरा रक्ताभ टाइप में होता है। ठीक है, जगह नहीं है, गहरा रक्ताभ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती होगी ये? भाबर क्षेत्र में। भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र कहाँ है? ये भाबर क्षेत्र में पाई जाती। भाबर जो है शिवालिक का गिरिपद क्षेत्र है, ये शिवालिक का गिरिपद क्षेत्र होता है भाबर, वहां पे पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगली मिट्टी है काली। काली मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी को बोला जाता है भाई रेगुर। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोलते हैं इसको। इसको कपास की मिट्टी भी बोलते हैं, कपास की मिट्टी भी बोलते हैं। इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं, ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। इसको ट्रॉपिकल चर्नोजम भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं काली मिट्टी के। ठीक है ना, इसका निर्माण देखिए, लावा प्रवाह से बनी ज्वालामुखीय शैलों से इसका निर्माण होता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन द्वारा इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यह मृत्तिकामय मिट्टी होती है जो नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है।
ठीक है। अगर स्टेटमेंट कथन और कारण के रूप में प्रश्न आ जाए आपके सामने, तो कथन हो जाए यह मिट्टी नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है। कारण हो जाए यह मृत्तिकामय मिट्टी होती है। तो कथन और कारण तो सही रहेंगे, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। बात क्लियर है ना? ये बात याद रखनी है आपको। उपजाऊ होती है भाई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। ये वैसे देखा जाए अगर, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। कुल मिला के अगर इसका एरिया देखा जाए, इसका एरिया कितना है? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का। 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें फैले दक्कन ट्रेप क्षेत्र में मिलती है। कपास की फसल उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इसको कपास वाली मिट्टी कहते हैं। इसका स्थानीय नाम रेगड़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चर्नोजम, कपास वाली मिट्टी, ये सारी चीजें इसको बोले जाते हैं। ठीक है, कैसे बन रही है, कैसे निर्माण हो रहा है इसका? बेसाल्ट लावा के अक्षय और अपर्दन के कारण। हाँ, बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के कारण हो रहा है, और या फिर ये यहाँ पे जो बोला गया लावा प्रवाह से बनी ज्वालामुखी साइलोसिस का निर्माण होता है। अब इसमें भी किसी चीज की अधिकता होगी, किसी चीज की कमी होगी। अधिकता किसकी किसकी होगी इसमें? अधिकता किसकी किसकी पाई जाएगी? लोहा, चूना, कैल्शियम, कैल्शियम होता है इसमें। ठीक है, पोटास, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है। ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनकी अधिकता है। तो कमी किसकी होगी इसमें? कमी किसकी पाई जाएगी? फास्फोरस की, नाइट्रोजन की। हाँ, जी। कमी पाई जाएगी नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। ठीक है ना? इस मिट्टी को ना, इसमें तीव्र जल धारण क्षमता विद्यमान है, तीव्र जल धारण क्षमता विद्यमान है। ये आपको ध्यान रखना, तीव्र जल धारण क्षमता और नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता दोनों पाई जाती है काली मिट्टी में। अगर भीगती है तो बन जाती है ठोस और चिपचिपी। ठीक है, और सूखने पर कैसी हो जाएगी? अकुंचित हो जाएगी, दरार युक्त हो जाएगी। गांव में एक नाम सुना होगा, पिड़ोर मिट्टी। पिड़ोर मिट्टी जानते हो ना आप लोग, जिससे चूल्हा वूल्हा बनाने का काम होता है ना? खेत में आप जाते होंगे ना, तो खेत में देखते होंगे किसी किसी खेत में बड़े बड़े दरार पड़े रहते हैं उसमें, मतलब वो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो भीगने पे कैसी हो जाएगी? ठोस हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, सूखने पर अकुंचित रहेगी, दरार युक्त रहेगी। इस मिट्टी को, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं इसको। इसका रंग कैसा होता है? देखो, काली है तो काला रंग तो जरूर रहेगा, है ना? देखो रंग कैसा होगा इसका? रंग होगा इसका काला, गहरा काला से हल्का काला, और चेस्टनट की तरह। ठीक है, चेस्टनट की तरह भी इसका रंग होता है। रंग इसके दो हैं, गहरा काला से हल्का काला, साथ ही साथ चेस्टनट की तरह होता है। ठीक है, अगली मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या होती भाई? लाल मिट्टी आग्नेय शैलों से बनती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? आप देखेंगे तो ये मिट्टी आपको इस वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। ये वाला क्षेत्र पूरा है ना, पूरा ये वाला एरिया ही आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ ये वाले क्षेत्र में भी आपको देखने को मिल रही है ये मिट्टी, देख रहे हो यहाँ, ये सब पूरा एरिया, ये सब। ठीक है ना? मतलब लगभग भारत के एक बड़े हिस्सा में ये पाई जाती है लाल मिट्टी वाला क्षेत्र। महाराष्ट्र का भी एरिया है, कर्नाटक का एरिया, तमिलनाडु है, केरला का भी है, आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना का है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड का भी थोड़ा बहुत एरिया इसमें आ रहा है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। आसम को छोड़ दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है, इसमें मेघालय का भी थोड़ा बहुत हिस्सा आएगा, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी है ये, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है।
चलो, ये उष्ण और अपेक्षाकृत शुष्क भागों में मिलती है। उष्ण और अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाई जाएगी। ये कम उपजाऊ होती है, परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसल अच्छी उगाई जा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर ये अनुर्वर है, कम उपजाऊ है, तो इसमें फसल उगाना असंभव है। हमने पहले भी आपको बताया है पॉलिटी में कि असंभव कोई काम नहीं होता है। ठीक है, सब में कोई न कोई जुगाड़ करके, कोई न कोई उपाय अपनाकर हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उर्वरक का यूज करके हम फसल अच्छी खासी उत्पादित कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिट्टी आती है लेटराइट। लेटराइट मिट्टी क्या होती भाई? लेटराइट मिट्टी के बारे में आपको एक चीज याद रखना है, इसका अध्ययन सबसे पहले किया था बुकानन महोदय ने। बुकानन महोदय ने किया था 1905 में। इसका अध्ययन सबसे पहले बुकानन महोदय ने 1905 में किया था। ये बना है कैसे? लैटर शब्द से बना है। लैटर क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटर का मतलब होता है ईंट। लैटर का मतलब क्या होता है? ईंट। ईंट से बनी हुई, ईंट जैसी दिखेगी। भीगने पर ये कैसी हो जाती है? भीगने पर मक्खन की तरह एकदम मुलायम दिखेगी, लेकिन सूख जाएगी ना तो काफी कड़ी भी लगेगी। ठीक है, तो भीगने पर भैया मक्खन की तरह मुलायम होगी, लेकिन सूखने पर ये कठोर भी हो जाती है, काफी कठोर होती है। आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, पश्चिमी घाट में पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार, उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ भाग में, पहाड़ी प्रदेशों की गर्म और वर्षा वाली जलवायु में भी पाई जाती है। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी होती है। कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है ये भी याद रखना है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह के पोषक तत्व घुलकर बह जाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है निक्षालन। अब हमें पता चला निक्षालन क्या होता है। निक्षालन का मतलब है भारी बारिश या बारिश के कारण मिट्टी के ऊपरी सतह के पोषक तत्वों का बह जाना निक्षालन कहलाता है। बात समझे? अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण ये सब अलग है। यहाँ निक्षालन की बात हो रही है। कभी कभी आप न्यूनीकरण की भी बात सुनते होंगे। न्यूनीकरण जैसे शब्द का प्रयोग करते हुए सुना होगा किसी के मुंह से। वो ये सबके मायने अपने अपने तरीके से अलग अलग होते हैं। सबके मायने अलग अलग हैं। बात समझे ना? बात समझे? अपक्षय, मिट्टी के कणों का टूटकर गिर जाना, ये हो गया अपक्षय। अपर्दन का मतलब क्या हुआ? परिवहन के माध्यम से उन कणों का बहने लगना, वो अपर्दन की क्रिया में आएगा। और ये जो परिवहन का माध्यम है वो क्या हो सकता है? वायु हो सकता है, जल हो सकता है, ढाल भी हो सकता है। याद रखना, ढाल के आधार पर निर्धारित होता है कि अपर्दन क्रिया कैसी होने वाली है। अगर ढाल तीव्र है तो अपर्दन की क्रिया बहुत तेज होगी, और अगर ढाल मंद वाला है, जैसे ढाल मंद और तीव्र का क्या मतलब है भाई? एक ढाल ये है ऐसे, इस ढाल पे ये तीव्र ढाल है, यहाँ पे अपर्दन, यहाँ पे मिट्टी के कण रुकने की कहीं पे संभावना दिख रही है आपको? अरे भैया यहाँ से गिराओ ना, यहाँ पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा उसको। लेकिन अगर यही ढाल कुछ ऐसा हो तो आराम आराम से आएगा। बात समझ रहे? या ये ढाल कुछ ऐसा हो जाए, बात समझे ना? तो ढाल का मंद होना, ढाल का तीव्र होना निर्धारित करता है कि वहां पर जो अपर्दन क्रिया होने वाली है वो कितनी तेज और कितनी धीमी होगी। ये बात भी हमको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, इरोजन और अपर्दन में डिफरेंस है क्या? इरोजन अपर्दन को ही बोलते हैं। अब भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पोषक तत्व घुलकर बह जाते हैं, वो निक्षालन होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। याद रखना है, मतलब ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है ना? देखो, इनका निर्माण होता है तीव्र विक्षालन के कारण। तीव्र विक्षालन से निर्मित होती हैं, ये याद रखना है। ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टी होती है। आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टी होती है, अपक्षालित मिट्टी होती है। इसमें अधिकता किसकी पाई जाएगी? अधिकता मिलती है इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लोहा का। लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। बाकी इसमें कमी किसकी मिलेगी? तो कमी देखेंगे भैया, नाइट्रोजन की भी कमी है, फास्फोरिक अम्ल की भी कमी है, पोटाश की कमी है, और चूना की भी कमी पाई जाती है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में।
वैसे एरिया हमने देख लिया, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार, उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ भाग, पहाड़ी प्रदेश की गर्म वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है। लेकिन राज्यों वाले हिसाब से अगर बात करें तो उड़ीसा में पाई जाती है, उड़ीसा में भी ये मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लैटराइट मिट्टी वाला एरिया, देखो ऐसे इन्होंने बताया है। तो कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट वाला एरिया ये पूरा देख रहे हैं, गोवा, कर्नाटक, केरल वाला एरिया में, इधर देखिए तमिलनाडु में भी थोड़ी बहुत पाई जाएगी, इधर तेलंगाना का कुछ एरिया, इसमें छत्तीसगढ़ का भी कुछ एरिया इसमें शामिल हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का ही एरिया है। और कहाँ देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हम ये वाले एरिया में, ठीक है। बाकी ये आपका बंगाल वाला एरिया है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो मेघालय वाला क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे चले गए तो ये आपका कौन सा एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा बहुत एरिया ये है, यहाँ पर भी आपको ये मिट्टी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये मिट्टी आपको मिलेगी आपके सिक्किम जैसे क्षेत्र में भी, ठीक है ना। तो ये हो गई लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का अगर क्षेत्र देखेंगे तो क्षेत्र भी याद रख लेना, यहां पे 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, इसमें पाई जाती है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सबसे अधिक केरल में, ठीक है। इसके मामले में ऐसा भी कहा जाता है रासायनिक संघटन और ऊंचाई में सामान्य संबंध होता है, रासायनिक संघटन और ऊंचाई में सामान्य संबंध होता है इस मामले में, ठीक है। इसको ना ये जो मिट्टी होती ना टैपियोका और काजू की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। टैपियोका और काजू की खेती होती किसमें, लेटराइट मिट्टी में। हिमालय पर्वतीय मिट्टी क्या होती है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में मृदा का आवरण सामान्यतः बहुत पतला होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का जो परत होती है वो बड़ी पतली सी होती है। घाटियों में अपेक्षाकृत थोड़ा सा गहरा होता है, गहरा मतलब थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ऐसे होते हैं भाई, ऐसे भी हैं। घाटी जो है वो ऐसे होती है, ये है घाटी और ये है पहाड़। यहाँ पे इस शिथिलता तो देखी जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा गहरी मतलब मोटी परत होती है इसकी, घाटियों में अपेक्षाकृत मोटी। इन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी बोला जाता है। ये कहाँ कहाँ मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्र में भी पाई जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ पाई जाती है वो बलुई मिट्टी होती है। जो राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली बलुई मिट्टी है उसको हम बोलते हैं रेगिस्तानी मिट्टी। यह खनिज अयस्क जिसमें धातुएं होती हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। जिनमें धातु मिलेंगे वो धात्विक खनिज हैं, शेष खनिजों को अधात्विक बोलेंगे। धात्विक खनिज क्या है, सोना, तांबा, चांदी, टिन, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब धातुएं। अधिकतर धातुएं जब अन्य पदार्थों के साथ मिली हुई अवस्था में मिलती है तो उनको बोलते हैं अयस्क। अयस्क क्या होता है, जब अन्य पदार्थों के साथ मिली हुई अवस्था में धातुएं पाई जाती तो उनको बोलते हैं हम अयस्क, ठीक है। ऊष्मा का प्रयोग करके धातुओं को अयस्क से अलग किया जाता है। धातुओं को अयस्क से कैसे अलग किया जाएगा, ऊष्मा का प्रयोग करके। ऊष्मा का प्रयोग करके जब धातुओं को अयस्क से अलग किया जाता है उस विधि को बोलते हैं प्रगलन। प्रगलन विधि होती है, ठीक है। अभी इसमें जब मिट्टी हम पढ़ ही रहे हैं ना, तो मिट्टी में हम एक चीज और देख लेते हैं। मिट्टी में जैसे क्षारीयता को दूर करना है, क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, क्षारीयता को अगर दूर करना है तो मिट्टी में हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग। क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम को ही क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। एक मिनट, ये हमें पता है। अच्छा, जो मिट्टी की लवणीयता होती है ना, वो सोडियम और मैग्नीशियम के कारण होती है, ठीक है। सोडियम और मैग्नीशियम के कारण ही मिट्टी में लवणीयता पाई जाती है। मतलब लवणीय मिट्टी का निर्माण कब होता है, जब सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होगी उसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी कहाँ मिलती है, यूपी में। सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी हमको यूपी में देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी कहाँ मिलेगी, गुजरात में, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक चीज और याद रख सकते हैं, लवणीयता का ही प्रभाव होता है जो मिट्टी को अपारगम्य बना देता है। लवणीयता ही होता है जो मिट्टी को अपारगम्य बना देता है। अब ये लवणीयता आती कहां से है भाई, अधिक सिंचाई से। अधिक सिंचाई से आती है लवणीयता, ठीक है ना। याद रखना इस बात को भी।
कि लवणीयता जो होती है वो मिट्टी को अपारगम्य बना देती है। अपारगम्य बनाने का मतलब है जल सोखने की क्षमता प्रभावित होती है फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक चीज और याद रख सकते हैं, एक होती है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी जो होती है ना, वो चाय बागानों के लिए अच्छी मानी जाती है, चाय बागान के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं हम। मिट्टी देख रहे तो मिट्टी का सुधार उधार भी पता रहना चाहिए, है ना। मृदा अपर्दन और सुधार कैसे होता है? मृदा अपर्दन और सुधार यहाँ पे बता दे क्या? मृदा अपर्दन कितने प्रकार का होता है? मृदा अपर्दन 5 प्रकार होते हैं इसके। इनका जो अनुक्रम होता है वो 5 होता है। अभी हाल फिलहाल में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो इसमें एक होता है आसफाल अपर्दन, आसफाल होता है। फिर उसके बाद होता है परत अपर्दन, फिर होता है रिल अपर्दन, रिल अपर्दन, फिर होता है अवनालिका अपर्दन, अवनालिका भी होता है इसमें। अवनालिका के बाद एक और आता है धारा चैनल अपर्दन। शुरुआत ये है, अवंत ये है, सबसे बड़ा लेवल है इसका। अब ये धारा चैनल वाला जो मामला है आपको कहां पे मिलेगा? बीहड़ क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, चंबल रीजन में, चंबल क्षेत्र में। आरओ में पूछा गया था सर, हैं? आरओ में पूछा गया था। हाँ, किसी एग्जाम में पूछा गया था, हमें नहीं पता। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या है? आसफाल का मतलब होता है जब पानी की बूंदें किसी पत्ती के माध्यम से, पहले किसी पत्ती पे, पत्ती मतलब क्या होता है? पेड़ की पत्ती की बात कर रहे हैं, ब्लेड वाली बात नहीं कर रहे। पेड़ की पत्ती पे गिरेगा, उसके माध्यम से पानी की बूंद जमीन पर टपकेगी। उसके टपकने मात्र से क्या होता है? मिट्टी की पकड़ थोड़ी सी कमजोर होने लगती है। वो बार बार बूंद गिरेगी, या फिर मान लीजिए कि आसमान की सीधे बूंद आके जमीन पे जब टप से गिरेगी और धीरे धीरे गिरती जाएगी, तो आप अपने घर के सामने अगर बैठे हैं, घर में बैठे हैं बरामदे में, तो आप घर के सामने देखेंगे बारिश हो रही धीरे धीरे, तो परतें उखड़ना शुरू हो जाती। कुछ मत करो, गिलास का पानी लो, मिट्टी वाला क्षेत्र है उस पर धीरे धीरे गिराना शुरू करो, तो आपको परतें भी, पहले तो ये आसफाल्ट टाइप का होगा। एक बार जैसे पहली बार पानी गिरा तो कैसे होगा? उसके कंकड़ बिखर जाएंगे, उठ के बिखर जाएंगे। जब उस पर पानी लगातार गिरने लगेगा तो परतें उखड़ना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे ना, ऐसे कुछ परतें, ऐसे ऐसे करके परतें कुछ दिखने लगती हैं। तीसरा आता है रिल। पानी ज्यादा हुआ तो वो ये यहां से पानी पतली पतली नालियों के रूप में बहना शुरू होता है, धीरे धीरे बहना शुरू होता है। इधर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, सब जगह से जा रहा है। चौथी अवस्था आती है अवनालिका की। अब नाली का रूप पकड़ेंगे ये। अब ये सब एक कहीं नाली पे जाके इकट्ठा होंगे। अब ये सब के पानी को लेकर बहुत तेजी से बहेगी। आपने देखा होगा एक नाली मेन होती होगी जिससे पानी बहुत तेजी से बह रहा होगा, बात समझे? वो जहां तालाब वालाब होगा उसके पास में जाके वो बड़ी तेजी से खलखला के गिरता होगा उस तालाब में पानी, वो अवनालिका का एक रूप हो जाता है। धारा चैनल क्या होता है ना, कई सारी अवनालिकाएं मिलती हैं और उस अवनालिकाओं के मिलने से एक बड़े से धारा चैनल का निर्माण होता है, बात समझे? बनता है। और इन अवनालिकाओं के मिलने से धारा चैनल के में बहाव भी तीव्र होता है। धारा चैनल में बहाव तब तक बरकरार रहता है जब तक उसको कहीं स्थायित्व तो नहीं मिल जाता है। जहां पर स्थायित्व मिलेगा वहीं पर वो धारा चैनल क्या करेगा? जितना भी कुछ अपने साथ गाद लेकर अवसाद लेकर चलता रहेगा वो वहीं पे जाके जमा कर देगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अब हम बात करें, ये तो हो गया मृदा अपर्दन का अनुक्रम हो गया। अब एक चीज और याद रखो, मृदा अपर्दन के कारण क्या होते हैं? मृदा अपर्दन का कारण क्या है? निर्वनीकरण, मतलब वनों को काटना, निर्वनीकरण होता है। अत्यधिक पशुचारण होता है, जैसे हमने बताया है पहले भी आप लोगों को। पशु क्या करते हैं? चराई करते रहते हैं, उनके खुर इतने मजबूत होते हैं वो मिट्टियों की पकड़ को ढीली करते रहते हैं। जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि चलना होता है उनको, तो उसी की वजह से वो ढीला होता रहता है। झूम कृषि, काटो और जलाओ कृषि जो होती है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। अति सिंचाई भी जिम्मेदार होगी, अति सिंचाई भी इसके लिए जिम्मेदार है अपर्दन के लिए। अंधाधुंध खनन, कहीं भी खनन किया जा रहा है लेकिन उस खनन को सुधारा नहीं जा रहा है, एक वो भी कारण है अपर्दन के लिए। और इसके साथ साथ जो अवैज्ञानिक कृषि पद्धति होती है वो भी मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है।
अवैज्ञानिक कृषि पद्धति क्या है भाई? क्षेत्र। अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र देखेंगे तो चंबल और यमुना की जो उत्खात भूमि है वो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र के रूप में नजर आती है। चंबल और यमुना की उत्खात भूमि, चंबल यमुना की उत्खात भूमि, उत्खात भूमि सबसे ज्यादा है। पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा। पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र मतलब इधर पंजाब, जम्मू कश्मीर साइड में। छोटा नागपुर पठार भी इसमें इसके रूप में देखा जा सकता है। और ताप्ती साबरमती का जो घाटी क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र खास करके, उसमें भी ये चीजें देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र भी अपरदन के से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के रूप में गिना जाता है। तो चंबल यमुना का उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र, ताप्ती साबरमती घाटी का क्षेत्र मतलब मालवा क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र और महाराष्ट्र की काली मिट्टी वाला क्षेत्र। ठीक है, ये सब हम क्या देख सकते हैं इसमें? ये सब हमें अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में नजर आते हैं। क्या किया जा सकता है अपरदन को रोकने के लिए? क्या कर सकते हैं? देखो, अति सिंचाई अगर कारण है तो अति सिंचाई नहीं करनी चाहिए हमको, अपरदन रोकना है तो। अगर अति चराई अपरदन का मूल कारण है तो हमको अति चराई भी नहीं करनी चाहिए, चराई क्षेत्र को सीमित कर देना चाहिए। एक विशेष क्षेत्र होना चाहिए, वहीं पर चराई वराई होनी चाहिए। चराई मतलब होता है जानवरों को, पशु चारागाह क्षेत्र। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अवैज्ञानिक कृषि पद्धति अपना रहे हैं इसलिए अपरदन हो रहा, तो अवैज्ञानिक कृषि पद्धति को छोड़कर वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपना लेना चाहिए। बात समझे? निर्वनीकरण के कारण अपरदन हो रहा है तो वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए हमको। जो कारण है उसी को देखा जाए तो वो, हाँ, उसका उल्टा कर दो, वो सुधार हो जाएंगे, उपाय हो जाएंगे। सर, हाँ, जैसे इधर तो मानवीय गतिविधियां हैं, लेकिन जो अनलिखा सर, ये क्या नाम है, उत्खात भूमि है, ये सर नेचुरल होगा ना सर? हाँ, जी सर। जो चंबल वाला क्षेत्र है वो उत्खात भूमि के लिए ही जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो इटावा वाला क्षेत्र है, खास करके इटावा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यूपी का इटावा जिला। ठीक है, इसके उपाय क्या हो सकते हैं? मृदा का संरक्षण करना चाहिए। कैसे करेंगे मृदा का संरक्षण फिर हम? अरे, मृदा का संरक्षण कैसे किया जाएगा? ये बात कैसे कर सकते हैं? सस्यावर्तन अपनाकर। सस्यावर्तन क्या होता है? जमीन को खाली नहीं छोड़ना भाई। जमीन को खाली नहीं छोड़ने का मतलब ये नहीं कि एक ही जमीन पे सारी फसल उगाते रहो बार बार, साल भर उसको खाली मत रखो, नहीं। ऐसे पट्टी बना के काम करो ना, जैसे ये वाला एरिया हमने बताया आपको, इस तरीके से काम करो। सस्यावर्तन अपना सकते हैं। वेदिका निर्माण कर सकते हैं, वेदिका निर्माण कर सकते हैं। वायु रोध लगा सकते हैं हम, वायु रोध, पेड़ों की बाड़ लगा सकते हैं इस लाइन से। वेदिका निर्माण खाई टाइप का बना सकते हैं हम, मिट्टी को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। वनारोपण करके सर, वनारोपण भी कर सकते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, उपाय और भी हो सकते हैं। फसल चक्र को अपना सकते हैं, मिश्रित खेती का तरीका देख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुफसली खेती का भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, कई सारी फसलें उगा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे खनिजों के बारे में। पहले ये देखते हैं, धातुओं से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। इनमें सुई, चाकू, वायुयान सब कुछ इसी में बनता रहता है भाई, धात्विक खनिजों से। ठीक है, अधात्विक खनिजों का विभिन्न प्रकार से, अधात्विक खनिज का प्रयोग कैसे करते हैं? ऊर्जा के रूप में ज्यादातर प्रयोग होता है। एक चीज यहाँ पे याद रखना, स्फटिक है, स्फटिक जिसको क्वार्टज बोला जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कांच, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सिलिकॉन चिप्स बनाने में, कंप्यूटर का जो एक अवयव है उसको बनाने में भी क्वार्टज का प्रयोग किया जाता है, स्फटिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अधिकतर खनिज दक्कन और बिहार के कुछ भाग, बिहार का भाग इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उस समय झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था, है ना। सन 2000 के पहले की किताब है ये, बात समझ रहे हैं ना। तो बिहार का नाम इसलिए आ गया। यहाँ पे हम झारखंड नाम लिख सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, हिमालय क्षेत्र का कुछ भाग आग्नेय और रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं ज्यादातर खनिज। धात्विक खनिज हैं
धात्विक खनिज बिहार, ये झारखंड उड़ीसा वाला एरिया अपना देख सकते हैं, ये सब अच्छे खासे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा भी। मैग्नीज, मैग्नीज का उपयोग किसमें किया जाता है? इस्पात बनाने में। इस्पात को कठोर बनाने में सहायता मिलती है। मैग्नीज से क्या करते हैं? इस्पात को कठोरता प्रदान की जाती है मैग्नीज के माध्यम से, ठीक है। ये यहाँ से पाया जाता है, क्योंकि नया आंकड़ा आपको देखना पड़ेगा अलग से, इसलिए हम ये सब नहीं देखेंगे। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में बॉक्साइट, देखो बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, कितना ज्यादा, किसके यहाँ कितना सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, वो सब अलग बात है, वो सब करंट का मुद्दा है। लेकिन बॉक्साइट का जो यूज है वो प्राचीन काल में भी था, आज भी वही यूज होगा। तो बॉक्साइट से क्या करते हैं? बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम, और बॉक्साइट का धातु का भार जो होता है, बॉक्साइट का भार कम होता है, इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है? वायुयान बनाने में, बिजली का तार बनाने में बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। इसका वजन कम होता है, भार कम होने की वजह से वायुयान के यूज में, बिजली तार बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तांबे सोने के भंडार बहुत कम है, ये तो वही मामला है। लेकिन याद रखें कि तांबे के जो भंडार हैं, आज भी ये बात है, सिंहभूम, सिंहभूम बिहार, बिहार मतलब झारखंड है ये, अब झारखंड हो गया। बालाघाट, झुंझुनू, अलवर राजस्थान का है, यहाँ सब मिलता है, ठीक है। देश में इसकी घरेलू उत्पादन की तुलना में बहुत कम है मांग। सोना एक मूल्यवान धातु होती है। सोने की खान कोलार में है, जो संसार के सबसे गहरी खानों में से एक है, ठीक है। चलो अधात्विक खनिज देख लेते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन देख रहे थे हम लोग, ये सब हमने देख लिया था वनस्पतियों के बारे में, है ना, पूरा ये हमारा हो गया था। वन्य जीवन के बारे में देखेंगे। अनेक प्रकार के वन्य प्राणी पक्षी भारतीय वनों में पाए जाते हैं। हाथी, चीता, तेंदुआ, शेर, गैंडा, हिरन, बारहसिंघा महत्वपूर्ण वन्य प्राणी हैं। हमारे देश में वन्य प्राणियों की अनेक प्रजातियां अंधाधुंध शिकार के कारण विलुप्त हो गई हैं। इसमें गैंडा, चीता, शेर, कस्तूरी मृग, सारंग पक्षी बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं। हमें अपने देश की इस मूल्यवान परिसंपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। उनके प्राकृतिक वातावरण में रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय पार्क क्या क्या बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं, अभयारण्य हैं, स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने के लिए आरक्षित क्षेत्र होते हैं। राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं वो प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने के लिए आरक्षित क्षेत्र होते हैं। अभयारण्य क्या है? एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र जहां पर वन्य प्राणियों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण और उनका विकास किया जाता है। राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य दोनों में ये अंतर है, ठीक है। अभी वर्तमान का आंकड़ा देखा जाएगा, ये पुराना आंकड़ा है। उस समय 83 राष्ट्रीय पार्क थे, 447 अभयारण्य थे, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.5% भाग घेरे हुए। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम वन्य प्राणी सप्ताह हैं। हर साल अक्टूबर के महीना में पहला जो सप्ताह होता है वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। जल की बात करें, सभी प्रकार के जीवन के बने रहने के लिए जल महत्वपूर्ण। भूपृष्ठ का अधिकतर भाग महासागरों से आच्छादित है, परंतु स्वच्छ जल जिसकी हमें अपने घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यकता होती है की पूर्ति सीमित है, ठीक है। मतलब सब कुछ होते हुए भी इतना सारा जल से पूरी पृथ्वी जल से घिरी हुई है ना, 3/4 भाग पर जल ही जल है। फिर भी जिनकी हमें ज़रूरत है कृषि के लिए, घरेलू यूज के लिए, वो बहुत ही सीमित मात्रा में है। तो हमें याद ये भी रखना है कि जो स्वच्छ जल हैं उनकी मात्रा क्या है, वो सीमित है। हमारे देश में स्वच्छ जल धरातल के नीचे, झीलों, पृथ्वी के धरातल पर बहने वाली नदियों से प्राप्त होता है। तेजी से बढ़ती हुई संख्या के लिए हमें अधिक खाद्यान्न उगाने की आवश्यकता है। अधिकतर कृषि भूमि को पहले से ही कृषि जोतों के अंतर्गत ले आया गया है, अतः हम फसलों के उत्पादन को तभी बढ़ा सकते हैं जब हम प्रति हेक्टेयर अधिक उपज लेने में सफल हो जाएंगे। और ये केवल तभी होगा जब समय पर जल की उपयुक्त मात्रा की आपूर्ति द्वारा आपूर्ति कर ली जाएगी। अगर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है तो उर्वरकों का प्रयोग हमें इसमें मदद कर सकता है। वास्तव में भूमि के एक ही टुकड़े से एक से अधिक फसलें प्राप्त की जा सकती हैं अगर यह सिंचित है। मतलब सिंचाई के बिना फसलों का उत्पादन संभव नहीं है। हमारे देश में तालाब, कुएं, नलकूप, नहरें सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ का धरातल पथरीला है
असमतल है, वर्षा का जल प्राकृतिक गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है। इन स्थानों पर जल को इकट्ठा करने के लिए तालाबों का निर्माण किया जाता है। शुष्क ऋतु में फसलों की सिंचाई के लिए इन तालाबों के पानी का प्रयोग किया जाता है। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है, प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, जहां पर धरातल पथरीला है, असमतल है, वर्षा जल गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है। उसी जल को फिर तालाब का निर्माण करके उसी में इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसका यूज सिंचाई में किया जाता है। ठीक है, कथन हो सकता है कि दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में तालाबों में जल को इकट्ठा करके सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। कारण उसका दे दिया जाए, प्रायद्वीपीय भारत में धरातल पथरीला और असमतल है। ठीक है, तभी ना वहाँ पे गड्ढे का निर्माण हो सकता है, तो वहाँ पे ट्यूबवेल का निर्माण नहीं हो सकता, आसान नहीं है, बहुत कठिनाई है। ठीक है, शुष्क ऋतु में फसलों की सिंचाई इन तालाबों के पानी का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश के वास्तविक सिंचित क्षेत्र का लगभग 8%, ये उस समय का आंकड़ा है भाई, है ना, वर्तमान आंकड़ा नहीं है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अधिक सामान्य है। ये वैसे तालाब से जो सिंचाई की जाती है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कुआं और नलकूप, धरातल से भौम जल का प्रयोग करने के लिए खोदा गया एक गहरा गड्ढा होता है। कुएं से पानी निकालने के लिए खनिज तेल अथवा विद्युत चालित पंपिंग सेट का प्रयोग किया जाता है। कुआं से पानी निकालना है, कुओं को खोदना अधिक आसान और कम खर्चीला है। कुआं खोदना अधिक आसान है, कम खर्चीला है। इसके साथ ही कुएं से पानी निकालना भी आसान, क्योंकि ये भूपृष्ठ में अधिक गहरे नहीं होते हैं। आप लोगों ने भी कुआं देखा होगा। कुएं से पानी निकालना आसान है, भूपृष्ठ में अधिक गहरे नहीं होते, लेकिन शुष्क ऋतु में भौम जल स्तर नीचे हो जाता है और बहुत से कुएं सूख जाते हैं। काफी गहराई में अवृद्धा जल के बड़े भंडार उपलब्ध हैं। नलकूपों का निर्माण करके इन जल भंडारों का उपयोग संभव हो पाया है। ठीक है, वेधन यंत्र द्वारा भूमि में गहरा छेद करके बिजली की सहायता से पानी निकाला जाता है। वेधन यंत्र क्या होता है भाई? जैसे आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी पाइप हो जाती हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा सामने की तरफ लगाया जाता है, फिर उसे उस कुएं में डाल दिया जाएगा। कुएं में वहां डाला जाएगा जहां पे जो उस कुएं का सोता होगा, मतलब जल का स्रोत जो होगा। फिर ऊपर से मतलब वो ट्यूबवेल से जो भी पंप सेट होगा या बिजली वाला कुछ होगा, उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, फिर उसके माध्यम से वो पानी बाहर खींचा जाएगा। ठीक है, ये तरकीब बता रहे हैं। उत्तर भारत जलोढ़ मैदान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भौम जल के विशाल भंडार हैं। इस मामले में यूपी सबसे आगे है, आपको ये पता होना चाहिए। जल की सामयिक और सुनिश्चित पूर्ति करने के कारण इन प्रदेशों में ये नलकूप किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भारत में वास्तविक सिंचित क्षेत्र का लगभग 48% भाग कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। ये पुराना आंकड़ा है, नया आंकड़ा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, सिंचाई के अन्य स्रोत है नहर। नदी के तट के आर पार एक बांध बनाकर नदियों सरिताओं का एक जल एक कृत्रिम झील में एकत्र कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार संचित किया हुआ जल छोटी छोटी जलधाराओं द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता है, जिन्हें बोलते हैं नहर। नहर में पानी कैसे छोड़ा जाता है? बांध की सहायता से। जैसे एक कुएं से पानी निकालना आसान, ये हो गए यहाँ से। भारत में सिंचाई के अन्य स्रोत है नहर। नदी के तट के आर पार एक बांध बनाकर नदियों सरिताओं का जल एक कृत्रिम झील में एकत्र कर लिया जाता है। इस प्रकार संचित किया हुआ जल छोटी छोटी जलधाराओं द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता है, इनको बोलते हैं नहर। भारत में वास्तविक सिंचित का 39% भाग नहरों द्वारा सिंचाई से लाभान्वित हो रहा है। इस प्रकार की सिंचाई भारत के उत्तर पश्चिमी में रेगिस्तानी भागों के लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत अनिश्चित है। रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सा है? इंदिरा नहर। इंदिरा नहर परियोजना कहां से निकाली गई है? हथनी कुंड बैराज, जी सर। है ना, हथनी कुंड बैराज यहां से निकला हुआ है। जैसे हम जानते हैं हमारा देश मानसूनी प्रदेश में है। वार्षिक वर्षा का वितरण अत्यंत असमान है। कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 3/4 भाग 3-4 महीने की अल्पावधि में ही केंद्रित है। इस वर्षा के जल का अधिकतर भाग धरातलीय अफवाह द्वारा महासागरों में मिल जाता है। कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 3/4 भाग 3-4 महीनों की अवधि में ही केंद्रित है, और वर्षा के जल का अधिकतर भाग धरातलीय अफवाह द्वारा महासागरों में जाकर मिल जाता है। देश के एक भाग से दूसरे भाग में वर्षा की मात्रा भी बदलती है। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है।
दूसरी ओर कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करता है। ये एक आंकड़ा है। इसके परिणामस्वरूप देश के कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, तो दूसरे क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होने के कारण सूखा भी पड़ता है। जैसे बिहार में ही देखा जाए तो बिहार में बाढ़ भी आती है ना। एक दूसरा क्षेत्र बिहार का है पठारी क्षेत्र, जहाँ पे आप बाढ़ की बात छोड़िए, पानी भी कम मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। मानसून अत्यंत अनिश्चित है और बहुत अविश्वसनीय भी है। मानसून वर्षा की कुल मात्रा में और वर्ष दर वर्ष इसकी अवधि में बहुत अंतर होता है। अतः किसान हमेशा मानसूनी वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकते, सिंचाई की उनको आवश्यकता हो ही जाती है। हमें उपलब्ध जल का बुद्धिमानी पूर्वक प्रयोग भी करना चाहिए। बाढ़ सूखा की समस्याएं अंतर संबंधित हैं, इनको राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर पर आपसी सहयोग से सुलझाया जा सकता है। इसके लिए भी मैपिंग विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। कहाँ पर कितनी बाढ़ आती है, कहाँ पर सूखा पड़ता है, इसके लिए एक मैपिंग अगर तैयार कर दी जाए, फिर उसके आधार पर अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जल को मानव निर्मित झीलों से वंचित किया जा सकता है। इसे नहरों द्वारा उन क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है जहां वर्षा अल्प मात्रा में होती है। एक ये तरीका अपना सकते हैं। इन समस्याओं को समन्वित रूप से हल करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बहुत सी नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, क्योंकि ये एक ही समय में बहुत से उद्देश्यों को पूरा करती हैं। बहुउद्देशीय परियोजना है तो बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करती हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में जल को इकट्ठा करने के लिए एक अथवा अनेक बांध बनाए जाते हैं। ये बांध बाढ़ों को रोकने में सहायक होते हैं। एकत्रित जल सिंचाई के लिए तब उपयोग में लाया जाता है जब उसकी बड़ी मांग होती है। मांग वाले क्षेत्रों तक जल ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाता है। इन नहरों का उपयोग जहां कहीं भी संभव है नौकायन के लिए भी किया जाता है। जलाशयों का उपयोग मत्स्यन के लिए किया जाता है। मानव निर्मित झीलें बांध पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। ये बांध बाढ़ों को रोकने में सहायक होते हैं। बांध क्यों बनाए जाते हैं? बाढ़ को रोकने के लिए, सिंचाई के लिए भी, ठीक है। इन नहरों का उपयोग जहां कहीं भी संभव हो नौकायन के लिए भी किया जाता है। नौकायन के लिए भी संभव होता, नौकायन का भी यूज होता है इनमें। मत्स्यन के लिए भी इन जलाशयों का उपयोग किया जाता है। ये झीलें पर्यटकों के लिए भी जरूरी हैं, पर्यटकों को भी आकर्षित करती हैं। जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्ष लगाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसे बोलते हैं वन रोपण। इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वृक्ष लगाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसे हम वन रोपण कहते हैं। ये जल तथा मिट्टी दोनों का संरक्षण करने में सहायक होते हैं। बांधों से गिरते हुए जल का उपयोग टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। बांधों से गिरते हुए जल का उपयोग टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। इसको बोलते हैं जल विद्युत, ठीक है। इस प्रकार यह कम मूल्य पर स्वच्छ और प्रदूषण रहित विद्युत प्राप्ति का स्थायी और अनंत स्रोत बन जाता है। बिहार पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना रही है। बिहार और बंगाल में, है ना। सतलज नदी पर बनाई भाखड़ा नंगल भारत की दूसरी प्रमुख परियोजना है और ये 225 मीटर ऊंचा है। संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये आपको पता होना चाहिए। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश देखिए दिया ही गया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली लाभान्वित होते हैं। लाभान्वित होने वाले राज्य ये सब हैं, ठीक है। अन्य प्रमुख परियोजनाओं के नाम और उनसे संबंधित नदियों को चित्र 14.5 में ढूंढना है। कुछ परियोजनाएं जैसे ब्यास, कोसी, हीराकुंड, चंबल, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इनके अलावा अनेक सिंचाई जल विद्युत परियोजनाएं हिमालय तथा प्रायद्वीप की नदियों को मिलाकर एक राष्ट्रीय जल ग्रिड विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि जल को जल अधिशेष द्रोणियों से जल की कमी वाली द्रोणियों में पहुंचाया जा सके। राष्ट्रीय जल ग्रिड विकसित करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जल को जल अधिशेष द्रोणी से जल की कमी वाली द्रोणियों में पहुंचाना। हालांकि हमारे पास विपुल मात्रा में जल संसाधन है, परंतु हम उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन खत्म, ठीक है। यहां पे देखिएगा कई सारे नाम हैं। एक जैसे देखिए तो भाखड़ा नंगल बांध है यहाँ पे ना, ये भाखड़ा नंगल बांध है यहाँ पे है ना। हीराकुंड बांध ये रहा आपका, राणा प्रताप सागर बांध ये रहा आपका, गांधी सागर यहाँ पे
सांभर झील ये रही आपकी, ये आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ये थोड़े से नाम वाम है। रिहंद बांध, रिहंद बांध कहाँ है? रिहंद बांध सर सर सोन नदी पे है। रिहंद नदी पे ये सर वो वाला बांध है। रिहंद नदी पर है रिहंद बांध। यस सर। ठीक है, रिहंद नदी जो है वो सोन का सहायक नदी है। सोन की सहायक भी है। आया हो। ये पूरा एरिया देख रहे हैं, ये वाला जलाधिक्य वाला क्षेत्र है ये, है ना? यूपी सोनभद्र जिला में पड़ता है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे नागार्जुन सागर है, यहाँ पे देखेंगे निजाम सागर है, हैदराबाद में पड़ता है। निजाम सागर और चलो ये देखिए प्रश्न दिए गए हैं। भारत के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन ही तो हैं, है ना भाई? वायु भी संसाधन है। हैं? प्राकृतिक संसाधन, अच्छा वायु नहीं होती है क्या? कुछ संसाधन नहीं आती है, तभी ना ऊर्जा उत्पन्न करेंगे उससे हम। सूरज भी हो गया सर तब। 6 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी हैं भारत में? काली मिट्टी, सबसे अधिक मात्रा में रेगुर जलोढ़ मिट्टी, मिलेगा, चलो लाल मिट्टी, उसके बाद लाल। देखो, हाँ बोलते रहो। जलोढ़ मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, काली, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली लेटराइट मिट्टी थी। अच्छा, यस लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी हो गई, और पीली मिट्टी भी है। रेगुर रेगुर मिट्टी सर। अच्छा, और अच्छा, कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? छोड़ो इसे। अंतर बताना खादर और बांगर में। खादर क्या है और बांगर क्या है? खादर सर न्यू खादर मिट्टी, नई मिट्टी होती है, बांगर पुरानी मिट्टी होती है सर। काहे पुरानी काहे नई मिट्टी? क्योंकि खादर मतलब हर साल बरस जब नदी का पानी आता है ना सर, तो मिट्टी निक्षेपण होता है। ठीक है, और बांगर दूर होने के कारण वहाँ पे वो नया पानी का जो मिट्टी होता है उतना दूर तक पहुँच नहीं पाता है सर। हम्म, इनमें से उपजाऊ सबसे ज्यादा कौन होता है? खादर सर्वाधिक खादर। उपजाऊ और बांगर खादर। सबसे मोटे होते हैं। सर हम्म, बांगर मोटे अनाज के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, बांगर का। अच्छा, जल सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? खादर में। बांगर और नमी धारण की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? खादर काली में। मिट्टी में। ठीक है, ये सब भी चीजें याद रखना। धात्विक और अधात्विक छोड़ो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं ये? सर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो उसमें कटिबंधीय पर्णपाती वन, और कम होती है तो वर्षा वन। ठीक है, पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और शुष्क पर्णपाती वन में 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, ये बात भी हमको याद रखनी है। और पर्णपाती वन में सर थी क्या बोले 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगी। हाँ, पर्णपाती वन में 70 से 200। इसके जब 2 भाग हम कर देते हैं ऐसे, तो हमने 2 भाग कर दिए, आर्द्र हो गया और ये शुष्क हो गया। आर्द्र हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर वाला, और शुष्क हो जाएगा 70 से 100 सेंटीमीटर वाला। इनके अलग अलग क्षेत्र भी होंगे फिर। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे मिलान करना है। लौह अयस्क, तांबा, सोना, पेट्रोलियम, थोरियम। कहाँ कहाँ मिलाया जाए? सर सोना कोलार हो जाएगा सर, पेट्रोलियम हो जाएगा बम्बे हाई। चलो कोलार में मिला मुंबई देंगे। ना। तांबा, पेट्रोलियम बॉम्बे आई। तांबा को मिला देते हैं झुंझुनू में। झुंझुन में यस सर। लोएस्ट उड़ीसा। लौह अयस्क उड़ीसा कर देते हैं। सही उड़ीसा। बात है। कोरियम केरल। सोडियम केरल। पेट्रोलियम मुंबई हाई। थोरियम केरल। थोरियम केरल। पेट्रोलियम कहाँ चल पेट्रोलियम गया? मुंबई हाई। मुंबई हाई। बम्बई हाई हो गया। ठीक है, वेरी गुड। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों की प्रमुख विशेषता, उनके वितरण का वर्णन करें। भारत में पाए जाने वाले धातु खनिजों के वितरण पर टिप्पणी करें।
कोयला पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है ये छोड़ दीजिए। भारत के प्रमुख और गौड़ वन उत्पाद कौन से हैं? जीवों की प्रजातियां विलुप्त होंगी तो हमारे देश सिंचाई क्यों आवश्यक है? हमको जल का ठीक है। ये सब हमको क्या करना है, एक प्रश्न ये लिखने हैं इसमें से, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों की प्रमुख विशेषता और उनके वितरण का वर्णन करें। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग लिख लीजिए।